हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 14 में आगे बढ़ते हुए एक सरेखा का समीकरण ज्ञात करने की विधि सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो पिछले साल सीखा था कि एक बिंदु से गुजरने वाली सरेखा का समीकरण, हम उसको यूज़ करते हैं और उसी से ही 3D के अंदर एक बिंदु से गुजरने वाली सरेखा के समीकरण को ज्ञात करेंगे। अब हम यहाँ पर जो समीकरण ज्ञात करने वाले हैं बच्चों, वो सदिश और कार्तीय दोनों रूप के अंदर ज्ञात करेंगे। छोटे छोटे सूत्र हैं बच्चों, उनको याद कर लेंगे तो फटाफट हमारे आंसर भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यदि कोई सरेखा एक बिंदु से होकर गुजरती थी तो पिछले साल याद कीजिए उसका सूत्र होता था y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस में x1 होता था बच्चों। अब ये जो m होता था ये क्या होता था, या तो ये इसी सरेखा की ढाल होती थी या इसके समांतर की सरेखा की ढाल, क्योंकि समांतर सरेखाओं की ढाल एक समान होती है बच्चों। तो m इस खुद की रेखा की ढाल भी हो सकती है और इसके समांतर किसी अन्य रेखा की भी ढाल हो सकती है। अब m का मतलब हम लिख देते हैं टेन थीटा, जिसका मतलब होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, साइन थीटा का भाग इधर लगा देते हैं और कोस थीटा का गुणा इसके बटे में कर देते हैं। तो यहाँ पर बटे में बन जाएगा x माइनस x1 कोस थीटा, और यहाँ पर वज्र गुणा करने पर y माइनस y1 और आ जाएगा साइन थीटा। तो हम लोग x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा को एज इट इज यूज़ कर लेते हैं और y माइनस y1 जो ये साइन थीटा है बच्चों, इसकी जगह यूज़ कर लेते हैं कोस 90 माइनस थीटा। अब याद कीजिए बच्चों, थीटा का मतलब क्या होता था, एक्स अक्ष के साथ कोण। तो 90 माइनस जो होता है थीटा, उसका मतलब क्या बन जाएगा, वाई अक्ष के साथ कोण। तो ये वास्तव में जो हम पिछले साल पढ़ रहे थे, ये उस रेखा की दिक् कोज्याएं ही थी बच्चों, जो कि सिर्फ दो ही संख्या में आती थी, इसलिए वहाँ पर लगा दिया एल और एम। अब हमारे पास एक अक्ष एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा z माइनस z1 बटे में n। तो ये एक बिंदु से गुजरने वाली सरेखा है जिसकी दिक् कोज्याएं l, m और n ज्ञात हों, या इसके समांतर किसी अन्य रेखा की दिक् कोज्याएं यदि l, m, n है तो भी उन्हीं का यूज़ हो जाएगा। अब यदि मुझे दिक् कोज्याओं के स्थान पर दिक् अनुपात हो जाएंगे ज्ञात बच्चों, तो इसी सूत्र का यूज़ हो जाएगा। दिक् अनुपात और दिक् कोज्याएं जब सेम सेंस में यूज़ होते हैं तो l, m और n के स्थान पर आ जाएगा a, b और c। तो हमारे पास सरेखा का समीकरण बन जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और इनके बटे में रेखा के दिक् अनुपात या इसके समांतर किसी रेखा के दिक् अनुपात बच्चों। तो ये एक बिंदु से गुजरने वाली सरेखा का समीकरण जिसके दिक् अनुपात ज्ञात हों या इसके समांतर किसी अन्य रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात हों। दिक् अनुपात की जगह यदि दिक् कोज्याएं यूज़ कर रहे हैं तो ए बी सी की बजाय एल, एम और एन का यूज़ हो जाएगा बच्चों। ये आपका फर्स्ट आर्टिकल है जिसमें हम एक बिंदु से गुजरने वाली सरेखा का समीकरण ज्ञात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए मैंशन किया है सरेखा का समीकरण जो एक बिंदु x1, y1, z1 से गुजरती है और जिसके दिक् अनुपात ए बी सी हैं, या अन्य रेखा के समांतर है जिसके दिक् अनुपात ए बी सी हैं। तो इसकी इक्वेशन को ज्ञात करना ही बड़ा आसान है। यहाँ पर मैंने फिगर से ही बताया कि ये जो हम सरेखा ज्ञात कर रहे हैं, ये एक बिंदु P x1, y1, z1 से गुजरती है, या तो इसी रेखा के दिक् अनुपात मुझे ज्ञात हैं या इसके समांतर किसी दूसरी रेखा के दिक् अनुपात मुझे ज्ञात हैं। तो इसका इक्वेशन जब भी ज्ञात करना हो तो जिस बिंदु की बात कर रहे हैं हम लोग, जिससे होकर जा रही है, उसको मेंशन करो यूं करके x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, और इसके बटे में लगा दो दिक् अनुपात, बीच में लगा दो इक्वल। ये आपकी सरेखा का समीकरण बन जाएगा बच्चों। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। अब यदि मुझे दिक् अनुपातों के स्थान पर दिक् कोज्याएं l, m, n ज्ञात हो, तो जहाँ पर हमने a, b, c का यूज़ किया है ना बच्चों, वहाँ पर l, m और n का यूज़ हो जाएगा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो इन दोनों सूत्रों को मुझे याद कर लेना है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग वेक्टर की फॉर्म में भी सॉल्व करने वाले हैं। अब होगा क्या कि हमें एक बिंदु से गुजरने वाली सरेखा मिलेगी अब उस बिंदु को यदि मैं वेक्टर की फॉर्म में बदल लूँ तो मान लेता हूँ वो कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। तो एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा होगी तो हम यूज़ करेंगे आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर, और किसी अन्य वेक्टर बी वेक्टर की होगी समांतर। अब वो जो
दिक् अनुपात वाली बात थी ना बच्चों, उसकी जगह कौन आ जाएगा, सदिश। तो अन्य रेखा बी वेक्टर के समांतर हो तो उसका समीकरण बन जाएगा सदिश रूप में आर वेक्टर इज इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो जिस बिंदु से गुजरती है उसको तो ए वेक्टर नाम दो, जिसके वो दे रखी है पैरेलल उसको बी वेक्टर नाम दो, और इस सूत्र का यूज कर लो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको इन दोनों रूपों को आपस में इंटरचेंज करना भी आना चाहिए बच्चों, यानी कार्तीय रूप से सदिश रूप में और सदिश रूप से कार्तीय रूप में बदलना आना चाहिए। जब मैंने ये वाला रूप किया, ये था कार्तीय रूप, ये आ गया सदिश रूप। सदिश रूप से जब भी कार्तीय रूप में बदलना हो तो ये जो हमने आर वेक्टर लिया ना बच्चों, ये वास्तव में होता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप बच्चों। इसको यहाँ पर यूज करो। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके पास होंगे घटक के रूप में, इनको हल कर लो। दोनों तरफ समान गुणांक की जो विधि होती है उसको यूज कर लो। आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांकों को जैसे इक्वल रखोगे, वापस आपका क्वेश्चन जो कार्तीय रूप है उसके अंदर आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार आर वेक्टर के स्थान पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप रख कर आप समान गुणांक वाली विधि से वापस कार्तीय रूप में आ सकते हैं बच्चों। आगे जाके मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, उस शॉर्टकट से फटाफट कार्तीय रूप से सदिश और सदिश रूप से कार्तीय रूप के अंदर क्वेश्चन बदल जाता है। तो ये थी एक बिंदु से गुजरने वाली सरेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण। नेक्स्ट हम बच्चों करने वाले हैं दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरेखा का समीकरण। इसके बारे में जो पीछे बताया उसका यहाँ बताया, यदि सरेखा को सदिश रूप से कार्तीय रूप में बदलना हो तो आर वेक्टर के स्थान पर इसको रखो और समान गुणांकों कर दो तो तुलना, उससे आपको कार्तीय रूप में समीकरण मिल जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा दो बिंदु से गुजरने वाली सरेखा का समीकरण ज्ञात करना। यहाँ भी हम सदिश और जो कार्तीय रूप है उसी से ज्ञात करेंगे। मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि मेरे पास दो बिंदु हो बच्चों तो मुझे पता है उस रेखा के दिक् अनुपात हो सकते हैं ज्ञात। यदि रेखा पर कोई दो बिंदु ज्ञात हो उसका सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अब यदि मुझे दिक् अनुपात ज्ञात हो जाए तो ABC के मान तो आ ही गए ना बच्चों। सूत्र क्या किया था अभी हम लोगों ने पीछे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 बटे में a, b और c और बीच में इक्वल आ गया था। तो ABC के मान तो इस प्रकार से हो जाएंगे ज्ञात। बचा बिंदु। अब हमारे पास दो ऑप्शन बन गए, हमारे पास दो बिंदु हैं जिनसे वो सरेखा जा रही है। किसी को भी फर्स्ट मान लो, जिसको फर्स्ट मानोगे वो बन जाएगा x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, और उसके बटे में क्या आएंगे, दिक् अनुपात। तो यहाँ पर दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरेखा के दो बन सकते हैं बच्चों समीकरण। डिपेंड करेगा कि आप किसको पहला बिंदु मान रहे हैं। यदि इसको मानूँ तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 बटे में दिक् अनुपात, और यदि इसको मानता हूँ फर्स्ट तो x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2 और बटे में क्या आ जाएंगे, दिक् अनुपात। तो आप किसी भी मेथड से हल करें दोनों से आंसर एक जैसे ही बनने वाला है बच्चों। अब वो एक जैसा शक्ल में नहीं होगा लेकिन उसको एक जैसा ही माना जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से ये दो सूत्रों को भी याद रखना है। ये दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरेखा का कार्तीय रूप में समीकरण होगा, और इसकी फिगर कुछ इस प्रकार होगी कि इस सरेखा का समीकरण हम लोगों को ज्ञात करना है जिस पर दो बिंदु हम लोगों को ज्ञात हैं। नेक्स्ट हम इसी को ही सदिश रूप के अंदर भी व्यक्त करने वाले हैं। सदिश रूप का सीधा सिस्टम है, दो बिंदु P और Q, उनको स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त कर दो तो क्या आ जाएगा, A वेक्टर और B वेक्टर। तो इस सूत्र में रखकर हम लोग उस रेखा का सदिश रूप में समीकरण ज्ञात कर लेंगे। जिस बिंदु से होकर जाती है उसको क्या बोलेंगे, A वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू क्या आ जाएगा, B माइनस A वेक्टर। एक्चुअल में जो B माइनस A वेक्टर है ना, उसके ये रेखा बन जाती है पैरेलल। तो सब जो पीछे हमने सूत्र किया था ना ये वाला, R वेक्टर इज इक्वल A प्लस लैम्डा B वेक्टर वाला, इसमें B वेक्टर के ये होती है पैरेलल। तो अब वो पैरेलल किसके बनेगी, B वेक्टर माइनस A वेक्टर के। तो दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, सॉल्व करने पर इनकी शक्ल ऑलमोस्ट एक जैसी बन जाती है। तो इस प्रकार दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरेखा का समीकरण भी हमें ज्ञात हो सकता है बच्चों। अब ये सदिश और कार्तीय रूप को आपस में बदलने वाली बात, इसके पहले एक बात और बता देता हूँ कि यदि ABC किसी रेखा के दिक् अनुपात हों तो किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर भी जो उत्तर आएगा वो भी उसके दिक् अनुपात ही होंगे। जैसे होता क्या है बच्चों, कई बार मान लो ये आ गए दिक् अनुपात, तो हम इसको सरल रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना बनना चाहिए बच्चों, 6। तो इन सभी को गुणा कर दूंगा 6 से, जिससे उत्तर क्या बनेगा, 3, ये 2 और ये 1।
ये भी दिक् अनुपात ही रहेंगे। तो कई बार क्वेश्चन को सरल करने के लिए हम एक निश्चित संख्या से गुणा करेंगे दिक् अनुपातों का, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पहले भी दिक् अनुपात थे, अब भी वो क्या रहेंगे, दिक् अनुपात ही रहने वाले हैं। अब रही बात सदिश को कार्तीय रूप में बदलना और कार्तीय रूप को सदिश रूप में बदलना। सपोज करो आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तो ये रेखा इस बिंदु से होकर जाती है, x1 y1 और z1, इसका बना दो वेक्टर, ये बन जाएगा a वेक्टर, ये रहा यहाँ पे। फिर जोड़ का निशान और एक कांस्टेंट लैम्डा, इसके बटे में जो मान आ रहे हैं ये हैं दिक् अनुपात, इससे भी बना दो वेक्टर। तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसको लैम्डा के साथ गुणा करके छोड़ दो, तो ये कार्तीय रूप से सदिश रूप में बन जाएगा। उल्टा करना हो तो ये वेक्टर होता है, पहला वेक्टर जिससे जाती है वो ए वेक्टर होगा, उसके जो घटक हैं उससे बना दो बिंदु x1 y1 z1, तो ऊपर लिखेंगे x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। और जो यहाँ पर दूसरा हमारे पास वेक्टर आ रहा है, इसके घटक से बना लो दिक् अनुपात और उसको इसके बट्टे में नोट कर दो। तो इससे सदिश से कार्तीय रूप और कार्तीय रूप से सदिश रूप और सदिश से कार्तीय रूप में बदलना बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन में किसी भी गफलत से बचने के लिए हमेशा सदिश और कार्तीय रूप दोनों में आंसर लिखेंगे, क्योंकि कई बार बच्चों को ध्यान नहीं रहता कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग सदिश को कार्तीय रूप और कार्तीय रूप को सदिश रूप, यानी दोनों रूप में आंसर को हमेशा लिखा करेंगे। यदि बिंदु मुझे इस रूप में दिया गया है x1 y1 और z1, तो मैं इसको सदिश रूप में भी बदलने की कोशिश करूंगा, जिससे हमारे को क्या मिल जाएगा बच्चों, ए वेक्टर, जिससे वो रेखा जाती है। और इसके जो बटे में मान लिखे हुए हैं, इसको भी मैं वेक्टर की फॉर्म में बदलने की कोशिश करूंगा। इस रूप में दिया हो तो इस रूप में मान सकते हैं, और इस रूप में दिया हो तो इस रूप में भी मान सकते हैं बच्चों। तो आपको सदिश और कार्तीय रूप दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। बस यही हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज का मैटर है बच्चों। नेक्स्ट हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 14.2 के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको, जिससे आपको अभी जो मैंने मैटर समझाया वो सारा का सारा बिल्कुल आ जाएगा समझ में। तो हम इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों उसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या देखिए बच्चों, एक बिंदु से जाने वाली, जिस बिंदु से जाए वो ए वेक्टर भी होता है, तो एक बिंदु से जाने वाली और दूसरे सदिश के समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करो। अब यदि एक मान सदिश में आ रहे और एक बिना सदिश के, तो उसको सदिश वाले रूप से ही हल करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो जिस बिंदु से होकर जा रही है उस बिंदु को नाम देता हूँ P, 5, 2 और -4, और इसका निकाल लेता हूँ स्थिति सदिश P ए वेक्टर, नाम दे रहा हूँ ए वेक्टर, जिससे जाएगी उसको ए वेक्टर। तो इसका अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस आ जाएगा 4 k कैप, जिसके समांतर हो ये रहा सदिश, उसको नाम दे दो बी वेक्टर। और बी वेक्टर क्या है बच्चों, इसके अंदर 3 i कैप प्लस 2 j कैप और -8 k कैप, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब एक से जाने वाली और दो के समांतर सारेखा का समीकरण, यानी अब एक बिंदु से जाने वाली सारेखा का समीकरण ज्ञात करना है। पहले मैं उसको सदिश रूप में ज्ञात करूंगा, और उसका सूत्र होता है बच्चों r वेक्टर इज इक्वल a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। इस फॉर्मूले को यूज़ कर लूँगा। तो क्वेश्चन की भाषा कुछ ऐसे लिखेंगे, इसलिए ए वेक्टर से गुजरने वाली या जाने वाली एवं बी वेक्टर के समांतर रेखा का सदिश समीकरण, पूरी भाषा इसी प्रकार आपने लिखनी है। तो उसका सूत्र r वेक्टर इक्वल a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो हम लिखेंगे r वेक्टर को नहीं बदलना, जैसा है बिल्कुल वैसा ही। a वेक्टर कौन था बच्चों, इससे बना हुआ 5, 2 और -4, 5, 2 और माइनस में आ जाएगा 4, प्लस लैम्डा इंटू क्या आना चाहिए, बी वेक्टर के घटक हैं 3, 2 और -8, तो यहाँ पर आ गया 3, 2 और -8। ये आपके क्वेश्चन का सदिश रूप के अंदर आंसर बन जाएगा बच्चों। बस इतना ही आप लोगों ने छोड़ देना है। अब मैं इसको जो कार्तीय रूप है उसके अंदर भी बदलूंगा, यहाँ पर स्पेशली मेंशन करूंगा कार्तीय रूप। शॉर्टकट से अगर हल कर देंगे
तो भी बिल्कुल सही माना जाएगा। कार्तीय रूप में बदलने के लिए हमें लिखना पड़ता है x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। बिंदु ये रहा बच्चों 5, 2 और -4, तो x माइनस 5, y माइनस 2 और z माइनस -4, ये लो माइनस और माइनस का गुणा बन गया प्लस। इसके बटे में इसके घटक लगा देने, ये बन जाएंगे दिक् अनुपात, तो वो है 3, 2 और -8, बीच में इक्वल लगा दो बच्चों, ये आपका कार्तीय रूप में बन जाएगा समीकरण। तो इस प्रकार से सदिश और कार्तीय रूप के जो मान हैं वो इंटरचेंज हो सकते हैं बच्चों, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन जो हमें बिंदु मिले हुए हैं ये वास्तव में कौन से रूप में है, ये हमें दिए गए हैं कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में हो उससे भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, सदिश में हो तो उससे भी हो जाएगा। तो हम दो बिंदुओं को पहले सदिश रूप में लेते हैं बदल, क्योंकि हमें वास्तव में क्वेश्चन में स्पष्ट बताया है कौन से रूप से हमें ज्ञात करना है, सदिश रूप में। तो क्वेश्चन की बात करता हूँ, जिन दो बिंदुओं से होकर ये जा रहा है उनको नाम दे रहा हूँ P और Q। P से बनाता हूँ A वेक्टर और जो Q है उससे बना देता हूँ B वेक्टर। इन दो बिंदुओं से होकर जा रही है रेखाएं, तो इनके स्थिति सदिश देखो क्या बनेंगे। ये बिंदु है तो बन जाएगा -i कैप, 0 j कैप और प्लस में 2 k कैप बच्चों। और B वेक्टर क्या बन जाएगा, 3i कैप प्लस 4 j कैप प्लस में 6 k कैप बच्चों। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बच्चों, सूत्र होता था r वेक्टर इज इक्वल a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू b वेक्टर माइनस a वेक्टर। इस फॉर्मूले का यूज़ करना है बच्चों, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। इसलिए a वेक्टर व b वेक्टर से गुजरने वाली रेखा, या बिंदु a वेक्टर और b वेक्टर से गुजरने वाली रेखा, एक ही बात है। इसका सूत्र बन जाएगा r वेक्टर इज इक्वल a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इस फॉर्मूले के अंदर सारे के सारे मान कर दो पुट बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल ए वेक्टर का मतलब क्या है बच्चों, -1 0 और 2 से बना हुआ, तो -1 0 और 2 से मिलकर बना हुआ। लैम्डा इंटू क्या आएगा बच्चों, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो इनका अंतर ले लो, इसमें से ये घटाऊंगा तो आ जाएगा 4i कैप, 4 में से 0 जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 4 j कैप, और 6 में से 2 जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 4 k कैप बच्चों। ये आपका सदिश रूप में बन जाएगा समीकरण। बड़ा ही आसान सा काम है। अब इसको हमने बदलना है कार्तीय रूप में भी। हर एक क्वेश्चन में हम ऐसा ही करेंगे, हम सदिश और कार्तीय रूप दोनों की करते रहेंगे बात बच्चों। अब होगा क्या, यहाँ से बिंदु मिलेगा देखो -1 0 और 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 बच्चों। और यहाँ से मिल जाएंगे दिक् अनुपात, तो बट्टे में आ जाएगा 4 4 और 4। आप चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, थोड़ा सा और भी हल हो सकता है बच्चों। ये वो कैसे, दिक् अनुपातों में किसी निश्चित संख्या कर दें गुणा तो भी वो क्या रहते हैं, दिक् अनुपात। तो मैं इन सब का 1/4 से कर देता हूँ गुणा, तो यहाँ 1 1 और 1 आ जाएगा, वो भी आपका सही आंसर माना जाएगा। ये लो बच्चों, यहाँ तक हमें हमेशा आना चाहिए, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। सदिश यानी सबको वेक्टर की फॉर्म में बदलूंगा, जो इस बिंदु से होकर जाती है ए से। सबसे पहले इसी की बात करता हूँ, जिससे होकर जाती है उस बिंदु को नाम ए दिया है, और उसका मैं स्थिति सदिश ए वेक्टर ज्ञात करूँगा। जिससे होकर जाती है उसको ए वेक्टर ही बोलते हैं हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। तो इस बिंदु से बनाता हूँ ए वेक्टर, तो वो बन जाएगा 2i कैप माइनस j कैप और प्लस में k कैप। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। और जो दो बिंदुओं b और c को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, जो पैरेलल होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, b वेक्टर बच्चों। अब b वेक्टर को ज्ञात करने के लिए तुम्हें bc वेक्टर को ज्ञात करना पड़ेगा। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का सदिश ज्ञात करना पड़ेगा। एवं अब जो b वेक्टर आएगा वास्तव में वो कौन आएगा, bc वेक्टर। x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप वाला सूत्र। तो इसमें से ये घटाऊं तो 1 माइनस 1 का अंतर 2i कैप, 2 में से जाएगा 4
तो -2j कैप, और 2 में से जाएगा 1 तो प्लस का k कैप बच्चों। फिर से कर लो, 1 और -1 का अंतर 2, 2 और -4, 2 और जो है 4 उसका अंतर -2, और 2 और 1 का अंतर बन जाएगा 1। ये बन गया बच्चों b वेक्टर। अब हमें इस वेक्टर से जाने वाली यानी एक बिंदु से गुजरने वाली सरेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस सदिश के बन रही है पैरेलल बच्चों। तो हम लिखेंगे इसलिए a वेक्टर से गुजरने वाली यानी बिंदु a से गुजरने वाली व BC वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण। ये लो बच्चों, अब BC बोलूं या B बोलूं एक ही बात है, तो उसका सूत्र बन जाएगा बच्चों R वेक्टर इज इक्वल A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर बच्चों। तो हमने सदिश रूप में मान निकालना है तो हमने इसको ज्ञात कर लेना है। तो R वेक्टर इक्वल क्या बन जाएगा, A वेक्टर का मान देखो ये रहा 2 - 1 1, 2 - 1 और 1 प्लस लैम्डा इंटू क्या लिखना है B वेक्टर, वो ये रहा 2 - 2 और 1, 2 - 2 और 1 बच्चों। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। सदिश रूप आ गया, हम साथ में लिख देंगे बच्चों जो इसका कार्तीय रूप है उससे भी। कार्तीय रूप के लिए हम क्या करेंगे, x - x1, y - y1 और z - z1। बिंदु यहाँ है 2 - 1 और 1, ये लो। उसके बाद बट्टे में लिखने हैं दिक् अनुपात, वो यहाँ से ज्ञात करेंगे 2 - 2 और 1, 2 - 2 और 1, और यही आपके क्वेश्चन का लास्ट आंसर बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बच्चों, अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो सरेखा दी गई है बच्चों वो मानक रूप में नहीं है। चलो मैं शुरुआत करता हूँ इस क्वेश्चन की। हमारे पास एक सरेखा है जिसका कार्तीय समीकरण हमें दिया गया है, वो है 6x - 2 बराबर 3y + 1 बराबर 2z - 2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि x - x1, y - y1 और z - z1 के हिसाब से यदि मैं देखूं तो वहाँ पर x, y और z के गुणांक होते हैं 1, जबकि यहाँ पर x, y, z के गुणांक 1 नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग 6 को ले लेते हैं कॉमन, तो बाकी बचेगा x - 2/6, यहाँ से कॉमन लेते हैं 3 को तो y + 1/3, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2 को तो आ जाएगा z - 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए यहाँ ऊपर तो बन जाएगा x - 1/3 और इस 6 को यहाँ बटे में शिफ्ट कर देता हूँ 1/6 बनाकर। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर बच्चों ये y + 1/3 और ये जो 3 है इसको लिख देता हूँ 1/3। इसी प्रकार से ये z - 1 और बटे में लिख देता हूँ 1/2 बच्चों। अब ये मानक रूप में आ चुकी है, लेकिन इसके बटे में भी है दिक् अनुपात, और हम जानते हैं बच्चों दिक् अनुपातों को यदि हम किसी निश्चित संख्या से गुणा करें तो भी वो दिक् अनुपात ही रहते हैं। तो हम इस 1/6, 1/3 और 1/2 को सही रूप में लाने के लिए 6 से कर देते हैं गुणा। जैसे ही मैं 6 से गुणा करूँगा तो हमारे पास सरेखा बन जाएगी x - 1/3, यहाँ 6 का गुणा करूँ तो आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा y और 1/3 और बटे में हमारे पास आ जाएगा 2 बच्चों यहाँ से। इसी प्रकार आखिर में बन जाएगा z - 1/3, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये वास्तविक जो हमारे पास रूप होना चाहिए उसके अंदर आ चुकी है बच्चों सरेखा। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का वो क्या है, वो ये है कि इस रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस रेखा के दिक् अनुपात बन जाएंगे DRS 1, 2 और 3, और यही इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर बन गया। अब बच्चों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें उस रेखा का कार्तीय और सदिश समीकरण ज्ञात करना है जो एक बिंदु से गुजरती है, एक बिंदु से गुजरती है। तो सबसे पहले मैं बी पार्ट को हल करने के लिए लिखता हूं कि बिंदु, उस बिंदु को नाम दे देता हूं Q, वो है 2 - 1 और -1, 2 - 1 और -1 से गुजरने वाली। उसके साथ साथ एक बात और है, वो क्या लिखा है बच्चों उसको भी लेते हैं पढ़ हम लोग, और दी गई रेखा के समानांतर हो। जो ये दी गई रेखा है जिसको हमने ठीक करके यहाँ लिखा है इस रेखा के समांतर रेखा इस बिंदु से जाने वाली, एवं रेखा 1 के समांतर
रेखा का समीकरण। तो एक बिंदु से जाने वाली सरेखा के समीकरण का जो कार्तीय रूप का सूत्र होता है हम बच्चों उसको यूज करेंगे। तो ये बिंदु रहा, तो लिखूंगा x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। या तो मुझे इसी रेखा के दिक् अनुपात मालूम हो या इसके समांतर किसी रेखा के दिक् अनुपात मालूम हो, तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है। और इसके समांतर रेखा ये है जिसके दिक् अनुपात 1, 2, 3 हमने फर्स्ट पार्ट में ज्ञात किए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 और 3 बच्चों। ये आपका कार्तीय रूप में आ गया बच्चों समीकरण। अब इसको हमने बदलना है सदिश रूप में। सदिश रूप में बदलने के लिए हम यूज करते हैं बच्चों आर वेक्टर को। ये जो बिंदु है या यहाँ से हम बिंदु ज्ञात करें तो उस बिंदु को हमने एक वेक्टर की फॉर्म में लिखना है जिससे वो सरेखा जा रही है। तो आ जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप प्लस लैम्डा इंटू ये जो दिक् अनुपात आ रहे हैं इससे बना हुआ सदिश। तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, 1i कैप 2j कैप और 3k कैप। और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। तो ये आपका जो क्वेश्चन था मेनली उसमें क्या था, एक सरेखा को कार्तीय रूप में दिया गया था। पहले हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला और उसके बाद हमने एक दूसरी रेखा ज्ञात की जो उस रेखा के कार्तीय और सदिश समीकरण भी हमें ज्ञात करने थे। तो हमने इस पार्ट के अंदर पहले रेखा को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला, फिर दिक् अनुपात ज्ञात किए और उसके बाद दूसरी सरेखा को भी हमने सदिश और कार्तीय रूप में ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार से बच्चों आपके इस भाग के जो क्वेश्चन और आर्टिकल थे वो आज पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।